सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपके सुस्वास्थ्य व प्रसन्नता के लिए सदैव प्रार्थना है। अच्छा बच्चों, आज हम आपके 7वीं के पाठ्यक्रम की प्रथम कविता समर्पण का अभ्यास कार्य करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं शब्दार्थ से। पृष्ठ संख्या 9। पहला शब्द है समर्पित, मीन्स भेंट करना, अर्पित करना, डेडिकेटेड। ऋण, उधार, कर्ज, लोन या डेट। अकिंचन, तुच्छ, अति निर्धन, दरिद्र, मीन्स पुअर। निवेदन, नम्रतापूर्वक आग्रह करना, हम्बल रिक्वेस्ट। भाल, मस्तक, फोरहेड। चरण, पैर, फीट। आशीष, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। रक्त का कण कण, मीन्स खून की एक एक बूंद, ईच ड्रॉप ऑफ द ब्लड। तलवार मांझना, तलवार की धार पैनी करना, मीन्स शार्पनिंग द स्वॉर्ड। स्वप्न, सपना, ड्रीम। क्षण क्षण, प्रत्येक पल, ईच मोमेंट। ध्वज, झंडा, फ्लैग। सुमन, फूल, फ्लावर। चमन, उद्यान या उपवन, मीन्स गार्डन। नीड, घोंसला, नेस्ट। तृण तृण, हर एक तिनका, तिनका मीन्स ड्राई ग्रास। आगे हैं कठिन शब्द फॉर श्रुतलेख, मीन्स फॉर डिक्टेशन। तो इनका अभ्यास आप स्वयं करेंगे। इसके पश्चात है पाठ बोध। इसके अंतर्गत हैं प्रश्नों के उत्तर। पहले हैं मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, कवि किसे अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहते हैं? उत्तर, कवि अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहते हैं। ख, कवि तन मन और जीवन समर्पित करके भी संतुष्ट क्यों नहीं है? उत्तर, कवि तन मन और जीवन समर्पित करके भी संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि मातृभूमि के उन पर इतने ऋण हैं कि सब कुछ देकर भी ऋण होना असंभव है। अगला प्रश्न, कवि पर किसका ऋण है? उत्तर, कवि पर देश की धरती का ऋण है। घ, तलवार और ढाल की आवश्यकता कब पड़ती है? उत्तर, जब देश के वीर सिपाही देश की रक्षा के लिए तत्पर होते हैं तो उन्हें तलवार और ढाल की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न, नीड़ शब्द से कवि ने किस ओर संकेत किया है? उत्तर, नीड़ शब्द से कवि का तात्पर्य अपने जीवन के कण कण से है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। तो इसके अंतर्गत है पहला प्रश्न। पहले यहाँ पर एक काव्यांश दिया गया है, इसी कविता में से लिया गया काव्य का अंश, जिसको आप ध्यानपूर्वक पढ़कर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो पहले हम इस काव्यांश को पढ़ते हैं। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो। गांव मेरे, द्वार घर आंगन, क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। तो इस काव्यांश के आधार पर आपने जो आगे प्रश्न पूछे, इसी में से आपने इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, कवि देश की धरती को क्या क्या समर्पित करना चाहते हैं? उत्तर, कवि देश की धरती को अपने स्वप्न, अपने प्रश्न तथा अपनी आयु का प्रत्येक क्षण समर्पित करना चाहते हैं। ख, कवि किससे क्षमा मांग रहे हैं और क्यों? उत्तर, कवि अपने घर परिवार, गांव, आंगन से क्षमा मांग रहे हैं क्योंकि वे इन सबके प्रति अपने मोह के बंधन तोड़कर हाथ में तलवार और राष्ट्र ध्वज थामकर
देश की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। ग, कवि अपने हाथों में क्या क्या थमा देने को कह रहे हैं। उत्तर, कवि अपने दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में राष्ट्रध्वज थमा देने को कह रहे हैं। घ, धरती और देश शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर, इनके पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित हैं। पहला है धरती, तो इसके पर्यायवाची हैं वसुधा, पृथ्वी। आप कोई अन्य भी लिख सकते हैं। देश, राष्ट्र, वतन। तो इसके बाद है अगला इसका एक और प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर टिक का चिन्ह लगाइए। कवि के स्वर में किस भाव की प्रधानता है। तो यहाँ जो दिए गए विकल्प हैं उनमें से सही विकल्प है पहला, समर्पण की। तो इसके पश्चात हैं लिखित प्रश्न। पहले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, कवि ने देश की धरती से क्या निवेदन किया है। उत्तर, कवि ने देश की धरती से यह निवेदन किया है कि उन्हें जब भी देश के लिए अपना मस्तक न्यौछावर करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो देश की धरती उन पर दया करके उनका यह समर्पण स्वीकार कर ले। ख, कवि किसकी धूल माथे पर लगाना चाहते हैं। उत्तर, कवि भारत माता के चरणों की धूल माथे पर लगाना चाहते हैं। ग, कवि किसका आशीर्वाद चाहते हैं। उत्तर, कवि अपनी धरती माता का आशीर्वाद चाहते हैं। घ, हाथों में तलवार लेकर तथा कमर पर ढाल बांधकर कवि कहाँ जा रहे हैं। उत्तर, हाथों में तलवार लेकर तथा कमर पर ढाल बांधकर कवि देश की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। अगला प्रश्न, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। उत्तर, इस कविता के माध्यम से कवि देशवासियों के दिलों में मातृभूमि के प्रति समर्पण, त्याग और श्रद्धा की भावना जागृत करना चाहते हैं। आगे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है, कवि अपने समर्पण से संतुष्ट क्यों नहीं हैं। उत्तर, कवि अपने समर्पण से संतुष्ट इसलिए नहीं हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि देश की धरती के उन पर ऋण इतने अधिक हैं कि वे अपना सब कुछ धरती माता को समर्पित करके भी ऋण नहीं हो सकते। ख, कवि थाल में सजाकर देश की धरती को क्या भेंट करना चाहते हैं। उत्तर, कवि थाल में सजाकर देश की धरती को अपने मस्तक की भेंट देना चाहते हैं, अर्थात वे अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देना चाहते हैं। ग, कवि अपने गांव और अपने घर से मोह का बंधन क्यों तोड़ना चाहते हैं। उत्तर, कवि देश की रक्षा के लिए अपने दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में राष्ट्रध्वज पकड़कर निकलने को उद्यत हैं। देश की रक्षा करते हुए उन्हें अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़ सकते हैं, इसलिए वे अपने गांव और अपने घर से मोह का बंधन तोड़ना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, नीड़ का तृण तृण समर्पित कहकर कवि ने किस ओर संकेत किया है। उत्तर, नीड़ का तृण तृण समर्पित कहकर कवि ने अपने जीवन के कण कण को देश के लिए समर्पित कर देने की ओर संकेत किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि वे अपना तन मन धन अर्थात सब कुछ देश को समर्पित कर देना चाहते हैं। अंतिम प्रश्न है, कवि के समर्पण की भावना को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, इस कविता में कवि देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहते हैं। मातृभूमि के उन पर ऋण इतने अधिक हैं कि अपना तन मन गान प्राण जीवन स्वप्न और आयु का प्रत्येक क्षण समर्पित करके भी उन्हें लगता है कि
उन्हें देश के लिए कुछ और भी समर्पित करना चाहिए। वास्तव में इस कविता के माध्यम से कवि प्रत्येक देशवासी के मन में देश के लिए समर्पण, त्याग और श्रद्धा के भाव जगाना चाहते हैं। तो इसके बाद है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य मतलब कविता के सौंदर्य को बढ़ाना, अलंकार का प्रयोग करके। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। इस कविता में देश की धरती का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण मीन्स पर्सोनिफिकेशन। कवि देश की धरती को माता के समान मानकर उसके अनगिनत उपकारों से उऋण होने के लिए अपना सर्वस्व उसके चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। तो अलंकार क्या है? ये मानवीकरण अलंकार क्या है? जहाँ जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोपण किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर जो धरती माँ है, धरती है, यह जड़ पदार्थ है, पर यहाँ कवि ने उन्हें इस धरती को, अपनी धरती को माँ कहकर संबोधित किया है। इस प्रकार जड़ पदार्थ में भी मानवीय भावना का आरोपण किया गया है, इसलिए इसे मानवीकरण अलंकार कहेंगे। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इस कविता में से इसी प्रकार का एक प्रयोग चुनकर लिखना है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। तो यहाँ पर किसके चरण की धूल है? धरती माँ। तो यहाँ पर जो धरती है उसको माता समझकर उस पर मानवीकरण अलंकार यहाँ पर हमने प्रयोग किया है। माँ के समान समझा है धरती को। आगे है व्याकरण बोध। तो सबसे पहले है वर्ण विच्छेद कीजिए। तो ये वर्ण विच्छेद हमने छठी कक्षा में भी अनेक बार किया है। मतलब यहाँ पे वर्ण विच्छेद मतलब प्रत्येक वर्ण को, शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखना, अर्थात जो व्यंजन हैं उन्हें स्वरों से अलग करके लिखना। क्योंकि कोई भी जो व्यंजन है वह स्वर के बिना नहीं बोला जाता। जहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं लगी तो इसका मतलब उस व्यंजन के साथ अस्वर सदैव रहता है, और जहाँ पर व्यंजन के साथ किसी स्वर की मात्रा लगी है तो उस व्यंजन में उस स्वर का सहयोग है, उसका सपोर्ट है। तो जैसे कि अब पहला शब्द है समर्पित, तो इनके जब वर्णों को अलग करेंगे तो हम व्यंजनों को जब स्वरों से अलग करके लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। पहले है स, तो स में कोई मात्रा नहीं है, तो स हलंत जमा अ। जब भी हम व्यंजन को स्वर से अलग करेंगे तो हम स्वर के नीचे, उस व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह अवश्य लगाएंगे, जो यह दिखाता है कि अब यह जो वर्ण है, यह जो व्यंजन है स्वर के बिना है। तो स हलंत जमा अ। आगे है म में भी कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब म में अ स्वर है, तो म हलंत जमा अ। आगे है पी, र पहले आएगा, समर, तो र ऊपर है, इसका मतलब र आधा है, मतलब र अरहित है, स्वर रहित है, तो इसलिए हम र को हलंत डालकर लिख देंगे। आगे पी में ई स्वर है, ई मात्रा लगी है तो इसका मतलब ई स्वर है, तो ई स्वर को इसके मूल रूप में ही लिखेंगे, प हलंत जमा ई, और अंत में है त, तो त में कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब त हलंत जमा अ। आगे दूसरा शब्द है अकिंचन। तो सबसे पहले अ है, तो स्वर जो है वो अपने आप में ही पूर्ण है, किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, इसलिए कोई भी स्वर हो उसको एज इट इज हम लिखेंगे। अ है तो अ, आ है तो आ, उसका कोई हम अलग करके उसको स्प्लिट नहीं किया जाता, उसको अलग करके नहीं लिखा जाता। स्वर, जो भी स्वर है उसको एज इट इज लिखा जाता है, तो यहाँ पे अ है तो अ ही लिख देंगे। आगे है किम, उसमें क हलंत जमा ई की मात्रा, तो ई लगाकर उसके ऊपर हम अनुस्वार लगा देंगे। उसके बाद च, कोई मात्रा नहीं है, तो च हलंत जमा अ, न हलंत जमा अ। उसके अगला शब्द है तलवार, तो त हलंत जमा अ, ल हलंत जमा अ, जमा व हलंत जमा आ। अब आ की मात्रा है तो आ लिखेंगे,
और अंत में र है तो र हलंत जमा अ। धरती तो ध हलंत जमा अ, र हलंत जमा अ, त हलंत जमा ई, बड़ी ई। बांध ब हलंत जमा, पहले आ की मात्रा है तो आ लिखकर उसके ऊपर हम अनुनासिक लगा देंगे, तो ब हलंत जमा आ जमा ध हलंत जमा अ। आगे है विलोम शब्द लिखिए, मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स। तो जीवन मृत्यु, स्वीकार अस्वीकार, धरती आकाश, बंधन मुक्ति, विदेश स्वदेश, देना लेना। आगे हैं दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है माथा, तो इसके पर्यायवाची शब्द हैं मस्तक भाल। अगला शब्द है बादल, जलद मेघ, धरती पृथ्वी वसुधा, पुष्प कुसुम, अगला है सुमन पुष्प और कुसुम। अगला है ऋण कर्ज उधार, अकिंचन तुच्छ और दरिद्र। अंत में प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यांश मतलब अधिक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो क है जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। ख जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम। शरण में आया हुआ, शरणागत। अच्छा आचरण करने वाला, सदाचारी। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। तो that's all. Next time we shall do some other topic. So keep learning. Bye bye.